आने वाली जो रेलवे की वैकेंसी है, उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अभी से आप बिल्कुल सचेत रहिएगा, रोज़ कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। ये नहीं कि आज पढ़ लिए फिर 10 दिन के बाद पढ़ते हैं। एकदम स्ट्रैटेजी अभी से अगर बना के चलोगे आप, तो आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी लास्ट टाइम। वो कहते हैं ना कि मतलब एक समय आता है, उस समय को पाने के लिए आपको अभी से ही मेहनत करनी पड़ती है। अब तैयारी करने का मेन मोटिवेशन है कि ये जॉब कैसे भी ले ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप एक बार उसको ठान लेते हो कि हाँ, ये मुझे चाहिए ही, इसके सिवा और कोई मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, तो अगर आप फुल डेडिकेशन से कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी सब बना के प्रिपरेशन करते हो, अगर आपकी स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छी है, तो आप उसमें आप नंबर अच्छे ले आओगे, मतलब आप उसमें क्वालिफाइड हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ मिस्टर अनिल जी हैं, जो कि आरआरबी पटना के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 स्टेशन मास्टर की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किए थे और इनका जो मेडिकल है इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है मुगलसराय से। तो सबसे पहले पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से हम लोग अनिल जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला ताकि अपना डिटेल डीवी का, मेडिकल का और अपना प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सके, जिनसे आपको कुछ जानकारी मिल सके। तो अनिल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। जी, 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 नमस्कार। नमस्कार। हाँ, तो अनिल जी, हाँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना परिचय दें हमारे सब्सक्राइबर्स को थोड़ा। जी, बिल्कुल। मेरा नाम हुआ अनिल कुमार यादव और मैं बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करता हूँ। और सबसे पहले मैं उमंग स्टडी का बहुत-बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो वो हर स्टूडेंट्स उमंग स्टडी का मतलब है कि स्टूडेंट्स की आवाज़। उमंग स्टडी सिर्फ़ एक चैनल नहीं है, वो बल्कि स्टूडेंट्स की एक फीलिंग है, जो हर समय, हर लक्ष्य को पाने के लिए काम आती है। बहुत-बहुत तो इसके लिए धन्यवाद। सनोज जी का बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद। अनिल जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा-सा आप हमें आरआरबी पटना में हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कवरेज कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग पहले डिटेल में चर्चा करेंगे मेडिकल के ऊपर। जो जी, कि जी। मेडिकल एक मतलब कि थोड़ी-सी जटिल प्रक्रिया है और स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। और आप सभी स्टूडेंट्स की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि ग्रुप डी के स्टूडेंट्स की जो पीडीएफ तैयार करने की ज़िम्मेदारी होती थी, वो अनिल जी के कंधों पर होती थी। तो जी, बखूबी जी। इन्होंने 17 अगस्त से लेकर के 11 अक्टूबर तक का पीडीएफ पूरी ईमानदारी पूर्वक तैयार किया और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ग्रुप डी के एस्पायरेंट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी साबित हुआ होगा। तो अनिल जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा-सा मेडिकल के बारे में बताएँ हमें। मेडिकल के बारे में बताने से पहले सबसे पहले उन एस्पिरेंट्स को बहुत-बहुत बधाई है जिन्होंने लेवल 6 के लिए क्वालीफाई किया और इसके बाद नवंबर लास्ट में लेवल 5 का भी रिजल्ट आ जाएगा, तो उनको भी बहुत-बहुत बधाई हो जो इसमें भाग लेंगे। तो मेडिकल के लिए सबसे पहले कि आपको एकदम चिल रहना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। अगर आप एकदम नॉर्मल है, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये नॉर्मल सा एक प्रोसेस है जो सबको पार करना पड़ता है। तो मेडिकल में सबसे पहले आपको जो है वहाँ विज़िट करना पड़ता है। आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा तो आपको एक मेडिकल मेमो दे दिया जाता है। तो उसमें आपको डेस्टिनेशन जैसे हम लोग का पटना वाले का था मुगलसराय, तो हम लोग ने अगले दिन मुगलसराय विज़िट किया। रिपोर्टिंग टाइम था 8:45 एएम लेकिन फिर भी प्रोसेस जो है 9:30 या 10 से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले हम लोग को अंदर बुलाया जाता है और जो-जो टेस्ट करवाना है अलग-अलग पर्ची दिया जाता है उनके द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग का पैथोलॉजी हुआ जिसमें ब्लड, यूरिन इन सब का जाँच हुआ। तो इसमें लगभग 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, मैक्सिमम आधा घंटा। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसके बाद फिर वो हो जाने के बाद उसके बाद ईसीजी के लिए आपको एक फिर से एक पर्ची दे दिया जाता है। फिर आप ईसीजी रूम में जाइए और नॉर्मल है उसमें जो आपको ईसीजी लगभग 2 मिनट के अंदर आपको वो भी रिपोर्ट आ जाती है और लगभग इसमें सभी का नॉर्मल आ ही जाता है। इसमें लगभग हम जैसे मेरे बैच में टोटल 16 लड़के थे, तो 16 का 16 ही ईसीजी रिपोर्ट सबका नॉर्मल आया है। मतलब कोई भी इसमें बाहर नहीं हुआ है। और ईसीजी के लिए कहना चाहते हैं कि कुछ लोग इसमें घबरा जाते हैं एकदम, तो उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। किसी-किसी का 114, 104 ऐसे करके, तो इसमें आपको एकदम शांत रहने की ज़रूरत है। एकदम काल्म रहिए, कुछ अच्छा सोचिए, इससे आप नॉर्मल फ़ील करेंगे और आपका ईसीजी और बढ़िया आएगा। फिर वो ईसीजी हो जाने के बाद आपको फिर एक्स-रे के लिए भेजा जाता है। तो एक्स-रे के लिए एक्स-रे रूम में आपको जाना पड़ता है, वहाँ वो भी आपको आधे घंटे या 20 मिनट का समय लगता है उसमें। तो एक्स-रे रिपोर्ट भी नॉर्मल है। इसमें बेसिकली देखा जाता है कि आपका जो कोई फ्रैक्चर-वैक्चर तो नहीं है बोन, मेन वही है और इसमें कुछ नहीं देखा जाता है। तो नॉर्मल इसमें सभी लोग पास ही कर जाते हैं। ये सब हो जाने के बाद फिर सबसे लास्ट में होता है आई टेस्ट। आई टेस्ट में भी बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे कि कलर विज़न हो गया, फिर अलग-अलग लाइट आपको दिखाया जाएगा। फिर एक डिस्टेंट विज़न और एक नियर विज़न होता है। फिर इशारिया टेस्ट कहा जाता है एक कलर विज़न के लिए, उसमें आपको एक बुक दिया जाता है और बुक में बहुत सारे नंबर होते हैं, तो उनको आपको पहचानना पड़ता है। तो आई टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है वही कलर ब्लाइंडनेस वाला। अगर ये आपका ठीक है,
तो आप, और हाँ, डिस्टेंट विजन में आपको 6/9 A2 का मांगा जाता है। तो अगर आप 6/9 फॉलो करते हैं या 6/6 है तब तो बहुत बढ़िया। 6/9 भी अगर आप फॉलो कर लेते हैं, वो हो जाता है, तो भी आप उसमें नॉर्मली पास हो जाते हैं। और ये सब हो जाने के बाद उसी दौरान आपको कुछ पुशअप करके, मतलब कि आपको चलाया जाता है, आपको देखा जाता है कि आप ठीक से चल पा रहे हो कि नहीं, आपकी हड्डी उड्डी सही है कि नहीं, तो वो डॉक्टर लोग उसी टाइम चेक कर लेते हैं। और ये मतलब नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक दिन में पूरी प्रक्रिया हो जा रही है नहीं जी? हाँ, जैसा कि मुगलसराय में हम देख रहे हैं कि 13 तारीख से डीवी चल रही है, और आज है 21 तारीख, तो आज लास्ट है मेडिकल। जिन लोगों का 20 को कल हो गया था डीवी, तो इसमें एक ही दिन में सबका हो रहा है। 90 अच्छा से 95% एस्पिरेंट है, मतलब एक बैच में 16 भेजा जाता है। फर्स्ट शिफ्ट वालों को मुगलसराय है, तो एक ही दिन में वहां करके बहुत ही मतलब बढ़िया बात है। और सब जोन में देखा गया है, या दानापुर में पता चला है कि वहां तो 3-4 दिन लग जा रहे हैं। जी। हाँ। तो अनिल जी, आपने ग्रुप डी की भी परीक्षा दी थी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप अपना आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रॉ मार्क्स बताएं। एनटीपीसी सीबीटी 1 का मेरा रॉ मार्क्स 74 है, 74 है, और और नॉर्मलाइज नॉर्मलाइज होके मार्क्स वो 86 पॉइंट कुछ हो गया था। हाँ। और लेवल 6 का स्कोर बताएं। हाँ, ये लेवल 6 का ही स्कोर था। हाँ, लेवल 6 का, सॉरी। तो सीबीटी 2 में मेरे 91 है, और लेवल 5 में मेरे 98.33 है, लेवल 4 में 94 पॉइंट कुछ है, और लेवल 2 में 87 मार्क्स हैं। जी। और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में आपके रॉ मार्क्स कितने थे? हाँ, उसमें 74 थे, जो नॉर्मलाइज होके 86 हो गए थे। अच्छा, तो आप नॉर्मल रिजल्ट में भी सारे लेवल क्वालिफाइड थे और रिवाइज रिजल्ट में भी सारे लेवल क्वालिफाइड थे? जी जी, मतलब जितने भी लेवल है ना, सारे में हम क्वालिफाइड थे। जी। आपका एनटीपीसी में आरआरबी पटना था, ग्रुप डी में आपने कौन सा आरआरबी से फॉर्म भरा था? हाँ, ग्रुप डी भी आरआरबी पटना ही, हाजीपुर है, ईसीआर, वहीं से जी। मैंने भरा था। तो आपने ग्रुप डी में कितना अटेम्प्ट किया और अभी आपका कितना स्कोर आ रहा है ग्रुप डी में? ग्रुप डी मेरा एग्जाम धनबाद सेंटर पड़ा था, वहाँ आपसे मुलाकात भी हुई थी। हाँ। हाँ, तो वहाँ आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा था। ग्रुप डी में मैंने 90 अटेम्प्ट किया था, उसमें से जब आंसर की कुछ दिन पहले आया है, तो उसमें से 70 मार्क्स मेरे रॉ आ रहे हैं। और मैं जी। ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मेरा जैसे कि एनटीपीसी लेवल 6 में लगभग हो ही गया है, कल मैंने मेडिकल मेडिकल दिया था। अगर आपका सब कुछ सही है, अगर आप सब कुछ सही से दे जाते हो पास, तो आपको खुद फील हो जाएगा कि हाँ, मेरा तो सब कुछ सही गया है, मैं इसमें पास ही हो जाऊंगा। तो मैं ग्रुप डी की दौड़ की प्रक्रिया में नहीं जा रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत किसी और धन्यवाद। भाई किसी और भाई बंधु को ये जॉब मिल जाए, मेरी यही आशा है। और हम लोग भी रेलवे से अनुरोध करेंगे कि ग्रुप डी की दौड़ स्टार्ट होने से कम एनटीपीसी के स्टेशन मास्टर के विद्यार्थियों का पैनल जारी कर दिया जाए, ताकि वो जी जी आश्वस्त होकर के डिसीजन ले सके कि उनको दौड़ में जाना है या फिर नहीं जाना है। तो मेरी नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यदि आपका पहले पैनल आ जाता है तो आप दौड़ की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अनिल जी, जी। एक सवाल आपसे थोड़ा सा प्रिपरेशन को लेकर के, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट हो रही है कि आने वाले दिनों में वैकेंसीज बड़े स्तर पर रेलवे में देखने को मिल सकती है, 1.5 लाख। तो किस तरह जी। से तैयारियां क्या करते थे आप अनिल जी? तैयारी करने का मेन मोटिवेशन है कि ये जॉब कैसे भी ले ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप एक बार उसको ठान लेते हो कि हाँ, ये मुझे चाहिए ही, इसके सिवा और कोई मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, तो अगर आप फुल डेडिकेशन से कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी सब बना के प्रिपरेशन करते हो, अगर आपकी स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छी है, तो आप उसमें आप नंबर अच्छे ले आओगे, मतलब आप उसमें क्वालिफाइड हो जाओगे। आपको बस एक थोड़ा सा मोटिवेशन रहना चाहिए। जी, एक सवाल रह गया अनिल जी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी कैटेगरी क्या थी? मेरी कैटेगरी A2 थी। नहीं, वो वाली अच्छा, कैटेगरी, सॉरी जनरल ओबीसी वाली। सॉरी सॉरी, हाँ, डॉक्यूमेंट में ओबीसी एनसीएल थी। ओबीसी एनसीआर। हाँ। तो आपका जो सिलेक्शन हुआ था वो जनरल कैटेगरी से हुआ था या ओबीसी कैटेगरी से हुआ था? हाँ, मेरा सिलेक्शन मतलब जनरल का कट ऑफ मेरा पार था, तो फिर भी हमसे ओबीसी मांगा गया, तो ओबीसी दे दिया है। वैसे जनरल का कट ऑफ पार था मेरा। थोड़ा सा ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में बताएंगे, ओबीसी के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा है। हाँ, बहुत लोगों को मैंने भी सुना है कि ओबीसी के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो ये नॉर्मल है, मतलब आप जिस स्टेट में रहते हो ना, तो वहाँ आप ऑनलाइन भी गवर्नमेंट वाला, स्टेट गवर्नमेंट वाला, उसमें एक ऑप्शन आता है भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंंट, सेंट्रल वाला, तो वो भी आप दे सकते हो। और एक रेलवे अपना जो नोटिफिकेशन जारी की है, तो उसमें जो पेज नंबर 39 में जो फॉर्मेट दी हुई है, 38 पेज नंबर में, तो उसमें भी आप नॉर्मली वो जेरोक्स निकाल के आप ब्लॉक जा सकते हो। तो सबसे पहले आपको आरओ से बनाना होगा, इसमें 4 से 5 दिन लग जाएंगे। वहां बन जाने के बाद आप डीएम ऑफिस में जमा कर दोगे, तो वहां लगभग 4 से 5 रोज में, मैक्सिमम 10 रोज में बन जाएंगे। अगर आप ये नहीं भी बनाते हो, जैसे आरआरबी पटना वाले में जो बिहार गवर्नमेंट का सर्विस प्लस वेबसाइट है, वहां से जो भारत सरकार का बनता है ऑनलाइन, तो वो भी एक्सेप्ट कर रहे थे वो लोग, इसके लिए अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी अनिल जी,
तो जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया थी, क्या आपको किसी तरह की कोई परेशानी हुई या फिर आपके जो भी साथीगण थे, क्या आपके साथियों को किसी तरह की कोई परेशानी हुई? मेरी बात की जाए तो मैंने तो सारा डॉक्यूमेंट सही रखा था और मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी थी। तो हमें तो प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन और भी कुछ लोग थे, किसी के जैसे कोई फॉर्म भरते वक्त मैट्रिक में जितने मार्क्स है, तो जैसे किसी को 60% है, तो वो अगर 61 कर दिया है तो वहाँ पे जैसे ये गलती हो गई, और भी माइनर मिस्टेक, किसी ने पापा के नाम में स्पेलिंग गलत कर दी हो, कोई स्पेस लगा दिया हो। तो आरआरबी पटना में एक चीज हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने लॉयर मतलब वकील पहले से रखा था वहाँ पे। मतलब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपका कुछ भी गड़बड़ है तो वहाँ आपको एक लॉयर थे, आप उसको बता देते कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो वो बगल में ही कोर्ट था, वो 1 घंटे के अंदर आपको वो जो होता है ना, जिसमें स्टाम्प पेपर लगता है, नोटरी से करवा के वो ले आते थे। तो इसमें एफिडेविट? स्टूडेंट, हाँ एफिडेविट, तो वो वहीं पे हो जाती थी ऑन द स्पॉट। जी। ये सुविधा काफ़ी जनरली बहुत ही हाँ, ज़्यादा ये अच्छी बस है। हम आरआरबी पटना में सुने हैं, ये बहुत ही अच्छा है ये। हाँ, क्योंकि नए शहर में नए स्टूडेंट्स के लिए परेशानी थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। जी, जी। क्या आपको मेडिकल के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी हुई या आपके साथियों को किसी तरह की कोई परेशानी मेडिकल के दौरान? नहीं, मेडिकल के दौरान तो 2-3 लड़के थे, कुछ ईसीजी में कुछ ज़्यादा ही घबरा गए, उनकी हार्ट बीट कुछ ज़्यादा ही हो गई। तो फिर भी उनको मतलब कोई ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। जी। मेरी यही सलाह है कि आप जब भी मेडिकल देने जाएँ, एकदम नॉर्मल रहे, ऐसा नहीं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। सबको लगता है कि कैसे होगा, एकदम अगर आप सही हो, नॉर्मल हो, तो आप नॉर्मली इसमें निकल जाओगे। जी। तो अनिल जी, आप इसको एक सक्सेस मानते हैं? बिल्कुल एक सक्सेस क्यों नहीं मानेंगे? सक्सेस का तो यही पड़ाव है। जब तक आप संघर्ष करके आगे बढ़ते नहीं हो, तो ये सक्सेस तो बिल्कुल है। इस सक्सेस का श्रेय किनको देना चाहते हैं? अ, इन सक्सेस के श्रेय में आप भी शामिल हो सनोज जी, क्योंकि मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि मैं भी उमंग स्टडी का टीम का एक मेंबर ही हूँ। 2019 से सर से जुड़ा हूँ, सनोज जी से। तो सनोज जी से कई बार मेरी बात भी होती थी। जब 2019 में वैकेंसी आई थी, तो एक रेलवे वालों ने एक खेल खेला था, टेंडर टेंडर। मतलब जी, कि जी। हाँ, याद होगा जी। 2020 में वो, मतलब कि हर टेंडर निकलता था, 21 दिन के बाद फिर उसको कैंसिल करके नया टेंडर के लिए डेट दिया जाता। टोटल 8 टेंडर हुए, जिसमें से 1 साल तो उसी में कोरियंडम, पार हो गया। कोरियंडम। हाँ, सॉरी, हाँ, कोरिएंडम। तो फिर और जैसे ही मतलब ये सब होने लगा, तो फिर बीच में कोरोना आ गया। और एक सक्सेस मोमेंट की मेरी बात की जाए, तो मेरी जितनी खुशी कल नहीं हुई, उससे ज़्यादा खुशी हुई थी 15 सितंबर 2021 को, जब सभी एस्पिरेंट्स ने मिलके ट्विटर पे आवाज़ उठाई थी आरआरबी एनटीपीसी की डेट की। तो चेयरमैन साहब विनोद सर जो थे, आरआरबी चेयरमैन, तो रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष थे, सॉरी, तो उन्होंने एक डेट अनाउंस की थी कि 21 दिसंबर 2021 से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो वो जो 15 सितंबर का जो डे था, मेरी खुशी का अब तक का सबसे बेस्ट डे था। उसमें अनाउंस किया गया था कि 15 दिसंबर से आपकी एमआई कैटेगरी की परीक्षा और हाँ, 28 दिसंबर से आपकी एनटीपीसी एनटीपीसी की की परीक्षा। परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अनिल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बहुत-बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मेरी उमंग एक्सपीरियंस स्टडी को इस। एक एक सेकंड सनोज जी, स्टूडेंट्स को मेरी एक सलाह है कि हुँ। आप सभी वीडियो तो देखते ही हैं, और आप भी देखिए, एक मतलब वैकेंसीज आने वाली है रेलवे की, एनटीपीसी तो लगभग खत्म होने ही वाली है, और ग्रुप डी भी का एग्जाम हो गया, उनकी भी दौड़ की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी कुछ ही महीनों में, या जितना भी समय लगा। आने वाली जो रेलवे की वैकेंसी है, उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अभी से आप बिल्कुल सचेत रहिएगा, रोज कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। ये नहीं कि आज पढ़ लिए फिर 10 दिन के बाद पढ़ते हैं। एकदम स्ट्रेटेजी अभी से अगर बना के चलोगे आप, तो आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी लास्ट टाइम। वो कहते हैं ना कि मतलब एक समय आता है, उस समय को पाने के लिए आपको अभी से ही मेहनत करनी पड़ती है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने अपना बिल्कुल। महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपका जो भी अनुभव है, ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा और हम लोग रेलवे से भी अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द लेवल 5 का भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए ताकि एनटीपीसी के स्टूडेंट्स के इंतजार समाप्त हो सके और ग्रुप डी के स्टूडेंट्स को भी थोड़ी राहत मिल सके। तो जी। जो भी स्टूडेंट्स इस इंटरव्यू के लास्ट तक जुड़े रहे और लास्ट तक देखे, उन सभी स्टूडेंट्स को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हमारा ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।